अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब हम कायनात को कशिश शकल की लहरों से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसे ही है जैसे पहले हम कायनात को देख रहे थे, उसकी रोशनी आ रही थी और अब हम उससे सुनने की कोशिश करते हैं। हम कायनात को रोशनी से पढ़ने की तो अमूमन कोशिश करते रहते हैं और हमारी ज़्यादातर टेलीस्कोप और डिटेक्टर्स इसी बेसिस पर इजाद किए गए हैं। लेकिन अब हम कायनात को सुनने की कोशिश कर रहे हैं और पहली मर्तबा इसमें हमारी मदद कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, मैं आपको एक कोलैबोरेशन की तरफ लेकर जा रहा हूँ जो कि पहली मर्तबा हुई है लिगो लैबोरेटरीज़ में और गूगल डीप माइंड कंपनी में। और इसका मकसद ये है कि हम अपने ग्रेविटेशनल डिटेक्टर्स को इतना पावरफुल, इतना तगड़ा, इतना ताकतवर कर लें कि वो दूर दराज के इवेंट्स को भी आराम से पढ़ सकें। मैं जिन इवेंट्स की बात कर रहा हूँ उसमें कशिश शकल के तहत ब्लैक होल्स का आपस में टकराव या बाइनरी स्टार्स का एक हो जाना भी शामिल है। हम चलते हैं सबसे पहले एक साइंसदान की तरफ जिनका नाम है राना अधिकारी। राना अधिकारी साहब कैलटेक यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं और उनका ये कहना है कि अब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमी में करने जा रहे हैं। हम अपनी लेबॉर्ट्रीज़ को, जिसमें लिगो लैब है, उसको नेक्स्ट जनरेशन लैब बनाने जा रहे हैं ताकि हम बड़े इवेंट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से नाप सकें। अगर हम आइंस्टाइन के दौर में वापस जाएं तो हमें पता चलता है कि 1916 में आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी और उन्होंने प्रिडिक्ट किया, उनकी इक्वेशंस ने प्रिडिक्ट किया कि हमारी कायनात में जब भी दो बड़े ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो रिपल्स पैदा होते हैं स्पेस टाइम के। ये रिपल्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आप तालाब में पत्थर फेंकें तो पानी की लहरें, पानी के रिपल्स पैदा होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से स्पेस टाइम में भी रिपल्स पैदा होंगे। आइंस्टाइन का ये कहना है कि ये रिपल्स स्पीड ऑफ लाइट से हम तक पहुंचते हैं, लेकिन हम शायद इसे कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इतने कमज़ोर होंगे कि हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा जिससे हम मुस्तकबिल में इसको डिटेक्ट कर सकें। लेकिन सिर्फ 100 साल लगे इंसानी तरक्की को और हमने ऐसे डिटेक्टर्स बना लिए जो कि इस स्पेस टाइम के ग्रेविटेशनल रिपल्स को अब जांच सकते हैं, उन्हें मेजर भी कर सकते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं दो स्टार्स की तरफ। दो न्यूट्रॉन स्टार हैं जो कि आपस में मर्ज हो रहे हैं। आप इस सिमुलेशन में देख रहे हैं और जब वो मर्ज हो रहे हैं तो वो आवाज़ भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ स्पेस टाइम में रिपल्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एनर्जी हम तक पहुंचती है और इस एनर्जी के ज़रिए हम इस इवेंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। इस एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए हमने बहुत सी लैब्स बनाई जिन्हें लेगो कहा जाता है, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। सबसे पहले ये दो डिटेक्टर अमेरिका में बनाए गए हैं, एक लिविंगस्टन में और दूसरा वाशिंगटन में। बहुत ज़्यादा फासला है ताकि हम इनकी इंडिपेंडेंट रीडिंग्स देख सकें। हम देख सकें कि दोनों एक वक्त में क्या ग्रेविटेशनल एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो क्या दोनों की रीडिंग्स मैच करती हैं या उनमें फ़र्क आता है। इनके दरमियान कई हज़ार किलोमीटर का फासला है। अगर हम लीगो को देखें तो ये एक एल शेप लेबॉर्ट्री है जिसमें एक एल की लेंथ 4 किलोमीटर है। आपको दो टनल्स नज़र आ रही हैं जो कि एल की शक्ल में है, किस तरफ जा रही है और इस तरफ जा रही है। दोनों जो टनल्स हैं उनके जो विंग्स हैं वो 4-4 किलोमीटर के हैं। इन टनल्स में एक लेज़र को शाइन किया जाता है और वो लेज़र दो हिस्सों में इन टनल्स में भागना शुरू कर देती है, ट्रैवल करना शुरू कर देती है। दोनों, क्योंकि टनल्स 4 किलोमीटर की हैं तो वो लेज़र वापस आती हैं दोनों हिस्सों से और आकर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं और हमें ज़ीरो सिग्नल देती हैं। तो जब हम आम हालात में किसी भी ग्रेविटेशनल वेव की अदम मौजूदगी में यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें किसी किस्म के पैटर्न स्क्रीन पर नज़र नहीं आएंगे। मैं आपको तस्वीर में भी ये सारी चीज़ दिखा रहा हूँ। लेकिन अब देखिए कि हमारे पास एक बहुत दूर इवेंट हुआ और उसकी वजह से स्पेस टाइम में ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हुई। ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस टाइम में पैदा होने का मतलब ये है कि वो स्पेस और टाइम को एक्सपैंड भी करती हैं और स्ट्रेच भी करती हैं। अगर इस कमरे से एक ग्रेविटेशनल वेव गुजर रही है तो वक्त को अगर हम छोड़ दें और सिर्फ स्पेस की बात करें तो मैं आपको स्ट्रेच होता हुआ और कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ, छोटा बड़ा होता हुआ नजर आऊँगा। लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं कि वो हमारी दुनिया से टकराती रहती हैं, लेकिन वो इतनी कमज़ोर होती हैं कि हमें किसी किस्म की तब्दीली स्पेस में नज़र नहीं आती। लेकिन ये तब्दीली हमारे डिटेक्टर्स को नज़र आती है।
जब भी ग्रेविटेशन वेव्स हमारे डिटेक्टर के साथ कनेक्ट होती है, लगती है, तो उसके बाद उसका एक आर्म, मैंने आपको बताया था ना 2 आर्म है एल की शक्ल के, तो 4 किलोमीटर के जो आर्म है उनमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है साइज में। अब जो बीम, लेज़र बीम हमने शाइन की थी और दोनों तरफ को ट्रैवल कराई थी, उनमें से एक बीम को ज़्यादा फासला तय करना पड़ेगा और दूसरी बीम को कम। जब वो वापस आएंगे तो अब टोटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगी, बल्कि कुछ ना कुछ सिग्नल, कुछ ना कुछ पैटर्न्स हमें स्क्रीन पर नजर आएंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि हम ग्रेविटेशनल वेव को मेजर कर रहे हैं। जब यही एक्सपेरिमेंट लिविंगस्टन में और वॉशिंगटन में किए गए, हैनफर्ड इलाका है, हमें बिल्कुल एक जैसी लहरें नजर आई। ये लहरें उस वक्त नजर आई जब एक ग्रेविटेशनल एक्टिविटी हुई बहुत दूर। इन दोनों लहरों को, दोनों सिग्नल्स को जब मैच किया गया और उसके साथ हमने देखा कि हम ऑब्जर्व कर रहे थे बहुत दूर 2 न्यूट्रॉन स्टार जो कि आपस में करीब आते जा रहे थे, एक दूसरे के करीब डांस कर रहे थे और फिर वो मर्ज हो गए। तो आपको मैं ये सिग्नल्स दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सिग्नल बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, मैच कर जाते हैं। यानी ये एक ही चीज़ को देख रहे हैं और यहाँ से हमें पता चला कि हमने एक ठीक किस्म का डिटेक्टर बना दिया है। लेकिन अभी हमने डिटेक्टर बना के बहुत सी ऑब्जर्वेशंस ली तो हमें अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि इस डिटेक्टर के जो मिरर्स हैं, जो कि बीम्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उनको साकन होना चाहिए, उनको स्टेशनरी होना चाहिए। लेकिन उनके स्टेशनरी होने में बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ये मिरर इतने सेंसिटिव हैं कि इनसे चंद 100 किलोमीटर दूर जो समंदर है उसका इर्तियाश भी इन मिरर्स पर आता है, उसका इफेक्ट भी आता है और उसकी वजह से ये मिरर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब इतनी प्रिसीजन हम कहाँ से लाएं? और इसके साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि समंदर की, ज़मीन की सिस्मिक एक्टिविटी भी इनमें इर्तियाश पैदा करती है। अगर कोई लाइट इनके ऊपर गिरे तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, बहुत छोटे स्केल पर, माइक्रोस्कोपिक स्केल पर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा सिग्नल और हमारी रीडिंग्स अफेक्ट होती हैं। अगर वैक्यूम प्रॉपर ना हो दोनों आर्म्स में तब भी ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इनकी अपनी नॉइज़, क्वांटम नॉइज़, वो भी इन्हें वाइब्रेट कराती है और अगर शोर पैदा हो तो शोर की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। कभी आपने हेडफोन्स कानों पर लगाकर उनको म्यूट कर दिया हो तब भी आपको हेडफोन से साँ की आवाज़ आती है। ये हेडफोन की अपनी इंटरनल आवाज़ होती है, उसकी इंटरनल नॉइज़ होती है जो कि उसके अपने एटम से जनरेट हो रही होती है। बिल्कुल इसी तरीके से हम जब सब कुछ भी ख़त्म कर दें तब भी इन मिरर्स पर नॉइज़ आती रहती है और जो इंटरनल नॉइज़ है वो 10 to 30 हर्ट्ज़ के बीच में होती है। हम इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी कैसे ला सकते हैं? यहाँ पर आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको लेकर चलता हूँ डीप माइंड की तरफ, जो कि उस वक्त गूगल डीप माइंड नहीं था जब पहली मर्तबा गो चैंपियनशिप में उसने गो के, शतरंज की तरह की एक गेम के चैंपियन को हराया। उस सॉफ्टवेयर का नाम था अल्फा गो और उसके बाद और सॉफ्टवेयर आए जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट हराना शुरू कर दिया। मज़े की बात यह थी कि बाद में बनने वाले सॉफ्टवेयर किसी भी इंसान के साथ नहीं खेलते थे। पहली मर्तबा जो सॉफ्टवेयर बनाया गया उसने इंसानों से नॉलेज लिया, लेकिन बाद के जो सॉफ्टवेयर बने उन्होंने इंसानों से नहीं खेला बल्कि उन्होंने अपने बिलियंस ऑफ इंस्टेंट बना के उनके साथ खेला और विजडम और नॉलेज हासिल किया। सिर्फ 40 दिनों की ट्रेनिंग के बाद बाकी आने वाले सॉफ्टवेयर्स ने पहले सॉफ्टवेयर्स को हराना शुरू कर दिया और इन्हीं सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया हमने इन लेंसेज में, क्योंकि हमने अल्फा गो 0 सॉफ्टवेयर को लिया और उसके मुख्तलिफ इंस्टेंट्स बनाए, उसे डेटा दिया गया और ये वो डेटा था जो ग्रेविटेशनल एक्टिविटी की वजह से हमें मिलता रहा है। हमने इस डेटा का इस्तेमाल किया और इससे आर्टिफिशियल डेटा भी जनरेट किया और इस ओरिजिनल डेटा का भी इस्तेमाल किया और साथ साथ लीगो ने डीप माइंड की टीम को भी इनवाइट किया कि वो आएँ और आकर इस पूरे मैकेनिज्म को, मिरर्स को स्टेबल बनाएं। डीप माइंड की टीम ने मिरर को कंट्रोल करने वाले जो कंट्रोलर्स थे उनका एल्गोरिदम एआई पर ले जाने की सिफारिश की और उस एल्गोरिदम को जो लर्निंग करवाई गई वो इस डेटा से करवाई गई जो आज तक हमारे पास आता रहा। जब उस डेटा को बार बार सिमुलेट किया गया तो जो एल्गोरिदम्स थे उन्होंने वाइब्रेशंस को नोट करना शुरू कर दिया। उन्होंने सैकड़ों लिगो वर्चुअल लैब्स बनाई और उस डेटे को सिमुलेट किया और देखा कि सबसे अच्छा रिजल्ट किस इंस्टेंट में आ रहा है। यानी आपने सॉफ्टवेयर में सैकड़ों लैब्स बना ली और हर लैब का रिजल्ट देखना शुरू कर दिया और आपको ये भी पता है, क्योंकि एक्चुअल डेटा है तो आपको ये भी पता है कि इसका रिजल्ट आया क्या था।
तो रिजल्ट भी आपके पास है और आपने एस्टिमेट भी लगवाया और उसके बीच में जो एरर आया उससे आपने अपने जो मॉडल है, एआई मॉडल है, उसको मज़ीद बेहतर किया, उसकी मज़ीद एडजस्टमेंट की, उसकी मज़ीद रीइंफोर्समेंट की। और इस तरह करते करते हम एक ऐसे एल्गोरिदम की तरफ चले गए जो कि इन मिरर्स की वाइब्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर वो एल्गोरिदम की एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल था। और जब इस पर रियल टाइम डाटा जो कि स्पेस से भी आ रहा था और हमने आर्टिफिशियल डाटा भी बनाया, रियल टाइम था, लेकिन वो जब आया तो इनके रिजल्ट बहुत अच्छे थे। जब इन रिजल्ट्स को ग्राफ किया गया तो आप देख सकते हैं कि लाल रंग की लाइन पहले की हमारी जो एनालिसिस थी वो थी, और नीले रंग की लाइन जो कि 30 गुना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स रख रही है, वो उस वक्त इस लेबॉर्ट्री से है जबकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही थी। इससे आगे इस लेबॉर्ट्री ने उठ के स्पेस में जाना है और बिल्कुल इसी किस्म की अशकाल स्पेस में बनाई जाएंगी और लीगो को स्पेस में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन स्पेस में इम्प्लीमेंट करने से एक फ़ायदा तो हमें ये भी होगा कि ज़मीन के अंदर आते आते ये सिग्नल्स, इनको जो हर्डल्स मिलती हैं वो स्पेस में नहीं मौजूद होंगी, जो हमारे एटमॉस्फेयर से भी आती है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड से भी आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड निस्बतन कमज़ोर होगी। लेकिन इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से अब बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि हम किस तरीके से बहुत कमज़ोर सिग्नल से भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें और एस्ट्रोनॉमी को आगे बढ़ा सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एस्ट्रोनॉमी में आमद एक बहुत खुशाइन बात है और इसके ज़रिए हम बहुत तेज़ी से बहुत दूर की चीज़ों को देख सकेंगे, एनालाइज कर सकेंगे और हम अपनी तरक्की में आगे बढ़ सकेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।